मुझे ऐसा लगा कि आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि मैंने डिफेंस को लेकर के आपसे जो है पहले भी जो है ड्रोन्स को लेकर के एक सवाल किया था, उस वक्त आपकी आवाज़ पहुंची नहीं थी। इस कारण से मैंने कहा मेजर साहब आप गुस्सा मत कीजिए। माफ कीजिएगा साहब, गुस्सा नहीं करता। आप से गुस्सा नहीं कर सकता। नहीं ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि M3 ये जो राडार वाली डील है, साथ ही साथ GE जो है जेट इंजन का प्रोड्यूस होना, क्योंकि आपने उन एरियाज को देखा है, बहुत करीबी से जानते हैं, और भारत की उन बॉर्डर एरियाज पर किस तरीके की प्रॉब्लम है, इस डील का फाइनल डिफेंस डील का इस बिल्कुल अंत तक आ जाना और उसके सिग्नेचर हो जाना, ये 31 ड्रोन्स तक जो है, ये कितना इंपॉर्टेंट है साहब इंडिया के लिहाज से, बॉर्डर के लिहाज से? भाई आपका बड़ा अच्छा सवाल है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ी डिफेंस डील ये मानी जा रही है जेट इंजन की, जो जी मैन्युफैक्चर है, जनरल इलेक्ट्रिक की कंपनी। तो इससे बड़ी डील मैंने देखी नहीं आज तक। मैं सोचा नहीं कि इतनी अच्छी हमारी स्ट्रेंथ, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं कि हिंदुस्तान एक सुपर पावर बन रहा था। और अब इस डील के बाद तो मतलब आप बताएं, चीन जो है और पाकिस्तान जो है छटपटा रहा होगा बिल्कुल कि भाई अरे देखिए बढ़ती नजदीकियां हैं हिंदुस्तान की और अमेरिका की। और इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। तो बात आपने बिल्कुल सही कही कि एक से एक टेक्नोलॉजी, एक से एक एडवांसमेंट हम लोग कर रहे हैं। हमारी पार्टनरशिप दुनिया भर की ताकतें से हो रही है। तो इसमें हमारे देश के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ी बात है ये, और बहुत ही आदर की बात है। इसके अलावा हम हम ये हमारे पास ये ऑलरेडी हम आत्मनिर्भर हैं, हम लोग हैं। अब जाके जब हम पार्टनर करते हैं जी जैसी कंपनी, जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी, तो बहुत और ज्यादा शक्तिशाली हम बनने वाले हैं। सुरेंद्र गाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आलोक जी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ मेजर शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर साहब, अगर उस चीज़ का जिक्र जो आलोक सर ने उस वक्त किया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र करना, और स्टेटमेंट में खुद यहाँ पर जो बाइडेन द्वारा इस चीज़ का जिक्र करना और बोलना, और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आना, भारत के संदर्भ में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है अमेरिका जब इस टेक्नोलॉजी का, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो कहाँ से होता है, हम पाकिस्तान से यूज़ करते हैं, या फिर जो है वो चीन की तरफ से कोई LSE का विवाद? जी आपका बड़ा अच्छा सवाल है सचिन भाई। देखिए बात ऐसी है कि टेररिज्म क्रॉस बॉर्डर हो या कहीं का भी टेररिज्म हो, उसमें बिल्कुल इसमें फटाफट तुरंत रोक लगानी चाहिए। हर तरीके से साम दाम दंड भेद। और किसी भी उग्रवादी को, किसी भी टेररिस्ट को, किसी भी मिलिटेंट को, किसी भी इंसर्जेंट को, कोई भी जो उग्रवाद फैलाए, जो आतंक फैलाए, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, प्लेन एंड सिंपल। हम हल्का सा भी बख्शेंगे, जैसे कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, उसके तहत हम किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद 24 घंटे के बाद जब उसको पुलिस को देना होता है, उसके बाद जाके कुछ चीजें बिगड़ती हैं। और अगर आतंकियों को छोड़ देते हैं बाय चांस किसी वजह से, तो बहुत मुद्दे बहुत बिगड़ जाते हैं। अब देखिए जो क्रॉस बॉर्डर होता है वो कैसे, ये आतंकी जो होते हैं ये अपना कुछ एक जरिया निकाल के हम बहुत रोकने की कोशिश करते हैं। हमारी बॉर्डर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमारी आर्मी, हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सबके सब तैनात हैं, सबके सब अपने परिवार से दूर दराज इलाकों में, बर्फीली चट्टानों में, परिवार से दूर। छुट्टी टाइम पे नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी बिना शिकायत के वहां पे रहेंगे। और ये उग्रवादी जो है, ये आतंकी, फिर भी कोई रास्ता निकाल के अगर आएंगे, इनको बख्शा जाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कोई भी हथियार के साथ दिखा, एक ऑर्डर होना चाहिए। हथियार के साथ दिखा, पहले ठोको, फिर उसके बाद सवाल पूछो। ये नहीं कि सवाल पूछे, उसको अरेस्ट किया, अप्रीहेंड किया, उसके बाद इससे बहुत आगे बहुत बात बिगड़ती है। मैं इतने अफसर को जानता हूं जो फालतू में, बेकार में, हिट लिस्ट में आए हुए हैं। भाई मैं जेल के अभी मणिपुर की हालत बिगड़े हुए हैं ना, मणिपुर में मैं जानता हूँ पर्सनली ऐसे ऑफिसर को, पर्सनली मेरे बहुत करीबी हैं, जिनको आतंकी ने एक चिट्ठी लिखी और ये बोला, हम धमकी वाली चिट्ठी। और मगर फिर भी एक ऐसे ऑफिसर हैं, जांबाज ऑफिसर हैं, जिन्होंने उनको 7 दिन में, जिसने उग्रवादी ने छुट्टी चिट्ठी लिखी थी, 7 दिन में जाके उसको ठोक कर आए हैं। उनको कीर्ति चक्र मिला है, शौर्य चक्र मिला है, सेना मेडल मिला है। और ऐसे ऐसे तो बिल्कुल जो हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिकली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की या किसी भी आतंकी की, अगर उसको ग्राउंड रूट, ग्राउंड पे आके ग्रास रूट लेवल पे देखा जाए, तो मैं कहूंगा कि किसी भी आतंकी को कहीं कैसे भी छोड़ा ना जाए बिल्कुल। और आतंक कहीं पे बर्दाश्त कोई देश नहीं करेगा, कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जहां पे भी ट्रेनिंग कैंप, जहां पे भी ब्रेन वॉशिंग इनकी चलती है, सब जानते हैं कहाँ चलती है, चलती है पाकिस्तान में।
पाकिस्तान मैन्युफैक्चर करता है, आईटी में माहिर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म। वो सुसाइड बॉम्बर तैयार करता है, मैं तो ये देखा नहीं सुसाइड बॉम्बर मणिपुर में या कहीं पे ईस्ट में, कहीं पे नहीं देखा मैंने। बल्कि एक ऐसा हादसा हुआ था वाकई में कि हम लोग हम घिर गए थे उग्रवादियों के से, और ऐसा वो किस्सा था बिल्कुल। इसका यूट्यूब पे हमने निकाला, इस पे किस्सा किया अपने पुराने कमांडिंग ऑफिसर के साथ। हम गिर गए थे, हम उनकी कस्टडी में आ गए थे, लेकिन फिर भी उनकी भाषा बोल के उनसे उनके उनके साथ मिलजुल के हमें कैसे भी रिलीज कर दिया गया था हम ऑफिसर्स ने। ऐसा केवल नॉर्थ ईस्ट में हम पाएंगे, क्योंकि उनके पास प्रिंसिपल्स हैं, उनके पास रूल्स हैं, उनके पास जम्मू कश्मीर में नहीं देखेंगे हम बल्कि सुसाइड हमले देखेंगे वहां पे। क्यों? क्योंकि ये लोग दरअसल ब्रेनवॉश होके पाकिस्तान से आते हैं और आके यहाँ पे अपनी साजिश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी रक्षा एजेंसी काफी तैनात हैं, काफी अलर्ट हैं, ये इनके नापाक मंसूबों को कभी सफल होने नहीं देंगी। तो बिल्कुल जो अमेरिका में बात हुई है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, बिल्कुल सही कही है, और मैं बिल्कुल इसका साथ देता हूँ। लाइव आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, बता रही है। मैं कह रहा हूं आप इन पॉइंट्स को किस तरीके से देखते हैं जब अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो बाइडेन ये कहते हैं कि वी आर द लार्जेस्ट टू डेमोक्रेसीज और हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, हमें मालूम है कि अब एक दूसरे के भीतर और एक दूसरे के हितों की रक्षा किस तरीके से करनी है, वी आर द लार्जेस्ट पार्टनर। और एक क्वेश्चन तो सीधा चीन को रख के भी पूछा गया, शी को रख के भी पूछा गया, लेकिन वो भी जो बाइडेन ने सीधा तौर पर इसका जवाब भी सीधा दिया कि देखिए भारत और अमेरिका के रिश्ते जो है उसका कंपेयर भारत चीन रिश्तों अमेरिका चीन रिश्तों से बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो दो बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसी से। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, अमेरिका जो है इसमें मानना पड़ेगा सुपर पावर है, हर किसी को नंबर 1 सुपर पावर है। और अमेरिका कई क्योंकि बहुत बड़ी सुपर पावर है, तो वो कई लोग बोलेंगे दखलंदाजी देती है। हाँ, कई बार ऐसा करती है, कई बार कुछ ज्यादा भी हो जाता है, कई बार बिल्कुल सही होता है, कोई बात नहीं। अब जब जो बाइडेन साहब ये कहते हैं, उनके जो रिश्ते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब के साथ, नरेंद्र मोदी साहब के साथ बहुत ही अच्छे, और बहुत ही अच्छे टर्म्स पे हैं वो। तो इसमें तो ये बात बिल्कुल सही है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कोई किसी भी मुल्क का हो, कहीं पे भी हो, बर्दाश्त नहीं होगा अपने सॉइल पे 100%। तो इंडो यूएस रिलेशन जिस हम ये करते हैं एक रस्म अदायगी से लेकर के यहाँ से जब शुरुआत होती टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर के जी का जेट इंजन बनाने से लेकर के ड्रोन से लेकर के, और यहाँ पर आकर के हम ये कहते हैं कि अगर इंडो पैसिफिक रीजन में जो उसे अगर फ्री एंड फेयर प्ले करना है तो अगर कोई बड़ी भूमिका निभा सकता है तो वो सिर्फ भारत निभा सकता है। यहाँ से इंडो यूएस रिलेशंस को आगे आप कैसे देखते हैं मेजर शाह? फिर उसके बाद इसी सवाल पर मैं आलोक सर के पास आऊँगा। जी देखिए, हिंदुस्तान के जो रिश्ते हैं हर मुल्क से बड़े अच्छे हैं, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारी विदेश पॉलिसी है, विदेश नीति है, वो बहुत ही अच्छी है। ऐसे शंकर ने बड़ा अच्छा काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है। सिवाय कि चीन और पाकिस्तान को छोड़ के आप देख लीजिए, जब सीरिया में जब भूकंप आया था, तुर्की सीरिया में, तो हमने सबसे पहले अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्सेस वहां पे भेजे थे। तो आप कहीं पे भी, आप किसी भी मुद्दे को आप देख लीजिए, हिंदुस्तान हमेशा आगे आगे चला है। कहीं पे श्रीलंका में क्राइसिस हुआ तो हिंदुस्तान आगे। आप देखिए, यूक्रेन रशिया का युद्ध शुरू हुआ तो हमने ऑपरेशन गंगा चलाया। आप देखिए, जब हिंदुस्तानी फंसे हुए थे कहाँ पे, सूडान में, तब हमने ऑपरेशन चलाया, उनको वहां से महफूज अपने हिंदुस्तानी नागरिक को वहां से लेकर आए। आप देखिए, हमारे हिंदुस्तान के डिफेंस अटैची सऊदी अरेबिया में जो हैं, कर्नल ग्रेवाल साहब, सबने वो वायरल वीडियो देखा था जब उन्होंने बोला कि अब घबराओ मत, इंडियन आर्मी आ गई है अब यहाँ पे, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं होगी। क्योंकि लोगों का विश्वास है एक तरीके से आर्मी में। इसीलिए ही अनुमन तौर पे हर जगह जब एक एम्बेसी होती है, एक एम्बेसी के एम्बेसडर होते हैं, डिफेंस अटैची वहां पे हमारे होते हैं। और मेरे फादर भी सऊदी अरेबिया में डिफेंस अटैची थे 90s में। तो इससे क्या होता है, ताल्लुकात जो होते हैं और मुल्क के और भी बढ़ते हैं, मिलिट्री टर्म से भी, और जो टेक्निकल नो हाउ कि वो देश क्या कर रहा है, ये हमारे इनपुट्स हमको भी आते रहते हैं हमारे मुल्क को, कि भाई वहां पे यहाँ पे क्या हो रहा है। तो और जिस तरीके से हिंदुस्तान के ताल्लुकात हैं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ और यहाँ पे समाप्त करता हूँ बोल के कि देखिए, हमारे नेपाल से बड़े से ताल्लुकात हैं, हमारे भूटान से बड़े से ताल्लुकात हैं।
क्यों? क्योंकि रशिया से बड़े से ताल्लुकात हैं, क्योंकि ये दोस्ती दिल्ली दोस्ती है, कोई मतलब की दोस्ती नहीं है। जैसे कि चीन की दोस्ती हुई पाकिस्तान से सी पैक की वजह से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक मतलब की दोस्ती थी। जब मतलब वो खत्म हो जाएगा तो दोस्ती भी खत्म हो जाएगी, तो दोस्ती वो नहीं होती है। और डिप्लोमेसी में आप देखिए, एक छोटी छोटी चीज काउंट होती है, बॉडी लैंग्वेज। भाई बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, फर्ज करिए कहीं पे बोले, भाई बोले कुछ नहीं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी। जैसे कि अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और तैयब अर्दगन, तुर्की के हेड, वो गले बिला मुझे गले पड़ रहे हैं, जगह गले मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं अरे अरे कहाँ से आ गया, क्यों गले मिल रहे हैं मुझे। तो डिप्लोमेसी में एक तरीके से बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी होती है, ऊपर से कैसा सलूक हुआ वो बहुत जरूरी होता है। तो हिंदुस्तान के सब सारे मुल्कों से बड़े अच्छे रिश्ते हैं, और हिंदुस्तान को कोई नहीं रोक पाएगा। चीन ने जो बड़े बड़े ऐलान करे हैं, बड़े बड़े 2019 में ही शी जिनपिंग ने कहा था कि चीन सबसे बड़ा राष्ट्र बन जाएगा मुल्क का 2050 से पहले, ये होएगा वो होएगा, फलाना होएगा ढमकाना, बातें बड़ी बड़ी, हम किसी से कम नहीं, लेकिन बातें बड़ी बड़ी। तो देखिए, मैं मानता हूं कि चीन टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस्ड है, मैं मानता हूं, लेकिन आप ये बताइए गलत चीज कभी कहां पे कामयाब हुई है? कहीं ना कहीं उनके नापाक मंसूबे, उनके नापाक इरादे दुनिया जानती है। कि चीन ये कोरोना वायरस से दुनिया शिकार हुई थी, कहां से आया था ये? इसमें बहुत सी थियरीज निकली हैं, बहुत सी प्रूफ भी निकले हैं, सब जानते हैं, और सब जानते हैं, ये कोई राज की बात तो है नहीं, सब जानते हैं ये चीन ने किया था। तो आप देखिए, सपोर्ट कौन करता है हर एक का? हिंदुस्तान का सपोर्ट हर कोई करता है, हर एक तारीफ करता है हिंदुस्तान की, लेकिन चीन का सपोर्ट, चीन की तारीफ कौन करेगा? चीन जाके बाहर मुल्कों में अपना क्यूबा में उन्हें लगा दिया स्पाई बूथ, क्या मिला उनको? उनके पास पेट पे दर्द हो रहा है और कुछ नहीं। उन्होंने दोस्ती कर ली सोलोमन आइलैंड्स के साथ, जो कि 900 छोटे छोटे द्वीप है, एक बड़ा द्वीप है, क्योंकि वहां पे बहुत से पायरेट प्रॉब्लम होते हैं, कोस्टल प्रॉब्लम होते हैं। तो और सोलोमन आइलैंड्स का पैक्ट था वैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उनकी रक्षा करेगी। चीन ने दखलंदाजी करी और दोस्ती करी सोलोमन आइलैंड से, ताकि वो अपनी सेना भेज सके सोलोमन आइलैंड्स में। और अगर जोग्राफिकली देखेंगे, ईस्ट वो पड़ेगा घूम फिर के वेस्ट, अमेरिका के करीब बने होगा ना, तो इस तरफ से वहां पे, और क्यूबा में अपना, ऐसा कहा जा रहा है कि चीन ने क्यूबा को बिलियन ऑफ डॉलर्स दिए हैं वहां पे अपना स्पाई, अपना जासूस बूथ खोलने के लिए। उन्होंने स्पाई बलून भेजे अमेरिका के ऊपर, जो कि कनाडा चाइना अमेरिका बॉर्डर पे था, और मार गिराया बिल्कुल ऊपर से। अमेरिकन F-16 लड़ाकू विमान ने मिसाइल के जरिए इनके स्पाई बलून को मार गिराया। चीन ने कहा नहीं नहीं, वो हमारा वेदर बलून था। अरे ये सब ना जो चीन की शातिरबाजी है, इस्लामिक स्लाइसिंग। आप देखिए, आज से 1.5-2 साल पहले वो नेपाल के अंदर घुस चुके थे। हमला डिस्ट्रिक्ट, जो कि पिथौरागढ़ से 70 किलोमीटर की दूरी पे है, हमें पिलर नंबर 11 और 12 इलीगली कंस्ट्रक्ट किया, और वहां के जो नेपाल के हेड ऑफ स्टेट ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मगर सैटेलाइट इमेजरिंग के थ्रू, टेक्नोलॉजी तो झूठ नहीं बोलेगी, सैटेलाइट इमेजरिंग के थ्रू जब साबित हुआ कि चीन घुसी थी नेपाल में और उन्होंने ये कब्जा किया, तो केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट के लिए बहुत एम्बैरसिंग था उस टाइम पे। तो ये चीन शातिरबाजी हम करता रहेगा। उनके सन त्जू एक ऑथर है, एक फिलोसफर है, उन्होंने किताब लिखी है दी आर्ट ऑफ वॉर, यानी कि बिना लड़े ही आप कैसे युद्ध जीत जाए। अब हिंदुस्तान को देख लीजिए आप, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूं, मगर एक न्यूट्रल तौर पर अगर मैं बोलूं तो मैं ये बोलूंगा कि ऐसा मुल्क है जो ट्रांसपेरेंट है। हम जो है वो है, मुंह पे है, हम दोस्ती करेंगे, दिल से दोस्ती करेंगे। अगर चीन पाकिस्तान को हमारी दुश्मनी करनी है तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम छेड़ेंगे नहीं किसी को। लेकिन अगर किसी ने हमको छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं, तो हमने साबित किया हुआ है। हमने पाकिस्तान के अंदर घर में घुस के उनको 4 चोट की मार लगा कर आए हैं। तो हम वो वाले मुल्क हैं, हम वो वैसे हिंदुस्तानी हैं, और हम फख्र करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो भी करते हैं, वो अपने देश के लिए करते हैं, अपने देश के लिए पहले सोचते हैं। इस कारण से मैं उनका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। तो मतलब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, जिस तरीके का स्टेटमेंट जो है, जो अमेरिका के इतने बड़े बिजनेस टाइकून की तरफ से आया। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं है सचिन भाई, आपने बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात कही है आपने। अब आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री साहब जब गए थे जापान, तो वहां पे कैसे उनका खैर मकदम हुआ, कैसे स्वागत हुआ वहां पे उनका।
वहां से वो ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पे बड़े बड़े स्टेडियम में उनको बोला बोला गया कि पहले ब्रूस स्प्रिंगस्टीन जो कि बहुत बड़े रॉक स्टार थे, उनका स्वागत हुआ था इस तरीके से। यहाँ पे ऐसा हो रहा है। पपुआ न्यू गिनीना गए, वहां पे जिस तरीके से वहां के हेड ऑफ स्टेट ने उनका स्वागत किया, एयरपोर्ट पे उनको रिसीव किया, रनवे पे, उस तरीके से आप देखिए कि कितनी गर्म जोशी से मिले आपने। और काबिल तारीफ है, जो बाइडन साहब कहते हैं मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, आप बड़े पॉपुलर हैं। तो लोग कहाँ कहाँ से आए थे मिलने के लिए, कहाँ कहाँ से उनकी स्पीच सुनने के लिए आए। इसे दर्शाता है कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, लोग कि कहीं पे देखिए, एक पक्ष में होगा, एक विपक्ष में जरूर होगा, एक पावर में होगा, एक सत्ता में, और एक ऑपोजिशन जरूर होगी। ऑपोजिशन भी कहीं ना कहीं वो देख रही है, जो लोग प्रधानमंत्री साहब के इतने बड़े फैन भी थे, वो धीरे धीरे क्यों अपना वो अपना माइंड देख रहे हैं। रिजल्ट, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बातों से करने से ज्यादा कि आपका काम दिखता है ना, इंसान का अल्टीमेटली जो काम बोलता है। तो आज की तारीख में हिंदुस्तान का जो स्पीकर है, वो इतना उठ गया है और लोग देख रहे हैं किसके नेतृत्व में हुआ है ये। तो बात ऐसी है कि इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, जो हमारे फॉरेन रिलेशनशिप है, जिस तरीके से हिंदुस्तान की इज्जत है। जंग कभी देखा है रुकते हुए कहीं किसी के लिए? जंग आज तक कहीं पे इतिहास में नहीं हुआ कि कोई जी। तीसरा कोई मुल्क आए और जंग रोक दे बीच में कुछ टाइम के लिए। भला ही कुछ टाइम के लिए ही सही, मगर रशिया यूक्रेन वॉर में हिंदुस्तान की वजह से ही ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर मिला था। यहीं तक कि पाकिस्तान की बसें हिंदुस्तान का झंडा लगा के वहां पे घूम रही थी। मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं मेजर तूर, वो उन्होंने ऑपरेशन गंगा के टाइम में बहुत सहयोग दिया था। उन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने ऑपरेशन गंगा में अपना योगदान दिया और कैसे वहां के पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान का झंडा चला रहे थे एक सुरक्षा कवच बनने के लिए। तो इसमें कोई, और एक बात और बताऊं मैं आपको, आज की तारीख में बात दरअसल ऐसी ही बिल्कुल इसमें फैक्ट है कि अमेरिका को हिंदुस्तान से ज्यादा, कि हिंदुस्तान को जरूरत पड़े अमेरिका की, अमेरिका को जरूरत है हिंदुस्तान की। जिस टाइम हमने, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था हिंदुस्तान पे, जब हमने कोविड वैक्सीनेशन के रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने पे रोक टोक कर दी थी। लेकिन जिस दिन आप इसको महज इत्तेफाक समझिए, कुछ भी समझिए, जिस दिन हिंदुस्तान ने 1 मिलियन वैक्सीनेशन एडवोकेट करे, उसी दिन, बाकायदा उसी दिन हिंदुस्तान पे जो प्रतिबंधी थी वो अमेरिका ने खोली, वो फ्री खोल दी। आप देखिए S-400 जो मिसाइल सिस्टम है तुर्की पे, अमेरिका ने प्रतिबंधी रोक लगाया था। ये रशिया से क्यों लिया? हिंदुस्तान का शुक्र है इस बात का, ना हो, मगर हिंदुस्तान पे क्यों नहीं लगा पाए? क्योंकि सब कुछ जायज था। हम जो करते हैं कानून के मुताबिक करते हैं, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी का आदर करते हैं, हम सब कुछ लॉफुली करते हैं, सबकी रजामंदी से करते हैं। तो इसीलिए ही किसी को, बजाय चीन और पाकिस्तान, देखिए कुछ तो कार्टून होंगे कहीं ना कहीं, कोई अच्छा काम करेंगे तो दो एक कार्टून जरूर होंगे, दो एक नमूने जरूर होंगे हर जगह पे। आप ऑफिस पॉलिटिक्स देख लीजिए, आप क्लासरूम देख लीजिए, आप कॉलेज देख लीजिए, यूनिवर्सिटी देख लीजिए, कहीं पे भी कुछ नमूने होंगे। बस उसी तरीके से वो नमूने चीन और पाकिस्तान है। बस उनको हजम नहीं होता कि हिंदुस्तान अच्छा काम कर ले। क्यों? क्योंकि वो चिढ़ते हैं एक तो हमसे, दूसरी बात वो आपको दुश्मन की नजरों से देखते हैं। हिंदुस्तान ने तो हमेशा प्यार फैलाया है, लोगों से प्यार से बातें करी हैं। लेकिन अब बात ऐसी है कि जिस तरीके के हमारी हिंदुस्तान की ओवरऑल स्टैंडिंग है, आज तक दुनिया में कभी किसी मुल्क की इतनी तेज रफ्तार से कभी ग्रोथ जी। नहीं हुई। मेजर शाह, आप इसे यहाँ पर इस संसद के संबोधन को, भारत का संबोधन पूरे विश्व के लिए कैसे देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान, जैसे कि हमने पहले भी बात की सचिन भाई, हिंदुस्तान एक ग्लोबल पावर ऑलरेडी बन चुका है। वो दूसरे मुल्कों को रास्ता दिखा रहा है कि भाई इस रास्ते से, हमारे बनाए नक्शे कदम में हमने ऐसा किया, हमने ये स्ट्रेटजी अपनाई, हमारी लीडरशिप ये थी, इस तरीके से। तो इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ कि बाकी मुल्क भी हमारी तरफ देख रहे हैं, बिकॉज वी आर लीडिंग बाय एग्जाम्पल, क्योंकि हम आगे से आगे चल रहे हैं और हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। हम सारे दुनिया में हर किसी की मदद करते हैं। तो हिंदुस्तानियों की जो इज्जत है, हर एक जमा ऐसा था जब लोग बोलते थे यू इंडियन, अब लोग कहते हैं बड़े इज्जत से अदब से, आर यू इंडियन, तुम हिंदुस्तानी। अब पूछते हैं क्या तुम हिंदुस्तानी हो? तो उस तरीके से हिंदुस्तान का जो स्ट्रक्चर है वो इतना ऊंचा, उसके जो कद इतना बढ़ चुका है, तो लोग देखते हैं हमारे मुल्क को और हमें बहुत फक्र होती है कि इस मिट्टी की खुशबू अलग ही है, बिल्कुल अलग ही है। आप कहीं भी चले चले जाइए, आप, जब मैं विदेश जाता हूँ, वहां पे
दूर दराज कहीं पे कोई हिंदुस्तानी दिख जाता है तो हम जानते भी नहीं एक दूसरे को, हम गले मिलते हैं, हमारा कनेक्शन ऐसा होता है। वहां से ही हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू अलग है, हमारे मिट्टी की खुशबू अलग आती है, फिर जाके नाम पूछते हैं, बातें होती हैं, दोस्ती होती है, वो बाद में होता है। तो जो राब्ता एक बनता है केवल हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी होने का विदेश में बाहर देशों में, ये इसलिए है क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं, हमने जो डाले हुए गए हैं हिंदुस्तानियों में, वो सबसे अच्छे हैं, सबसे अव्वल दर्जे के, मैं तो ये कहूंगा। और मैं इसलिए नहीं कह रहा, दोबारा मैं इस पे रीस्टेट करता हूँ क्योंकि मैं खुद हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन बात फैक्ट है। और पहले लोग आते थे हिंदुस्तान विदेश से, वो कहते उनको खेत देखने हैं, उनको गरीबी देखनी है, उनको झोपड़पट्टी देखनी है। अब आते हैं, अब देखते हैं मॉल बन गए हैं हिंदुस्तान में, हाईवे बन चुके हैं, इतनी तरक्की कर चुके हैं हिंदुस्तान, स्वच्छ भारत अभियान का वो चल रहा है। एक मजाहिया बात है, आपसे शेयर करता हूँ। एक मजाहिया बात ऐसी थी कि कहते हैं कि विदेश में एक शख्स गए, वो वहां पे उन्होंने कुछ बिस्किट का पैकेट खोल के फेंक दिया, उन जुर्माना हुआ और पर्ची काटी गई। पर्ची काट के जो जुर्माने की जब आई, वो चालान भी उन्होंने फेंक दिया, तो दोबारा उनको पर्ची काटी गई। अब देखिए हिंदुस्तान में आज, एक जमाना था जब लोग खिड़की खोल के केले खाया तो छिलका यूं बाहर फेंक दिया, सेब खाया बाहर फेंक दिया, चिप्स का पैकेट बाहर फेंक दिया हाईवे पे, ऐसा आम तौर पे लोग करते थे। आज लोग बाहर पब्लिक में सिगरेट का बट भी नहीं फेंकते। दूर रही कोई बात चिप्स की, तो हिंदुस्तान इतनी तरक्की कर चुका है, तो बाहर से जब कोई मुल्क से कोई लोग आते हैं, वो देखते हैं कि हिंदुस्तान ये है, ऐसा है, हिंदुस्तान की छवि अब दिखते हैं, क्या खुद कहते हैं हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हिंदुस्तान ऐसा होएगा। हम तो सोचते थे कि पता नहीं क्या, जो एक छवि पुराने जमाने की पता नहीं कब की चल रही थी, तो हिंदुस्तान का मेकओवर, उसकी इमेज बन गई है। और ये सब हुआ है कि जो राहत रास्ता दिखाता है आगे से, जो लीड द वे करता है, वो अगर मजबूत है, सबसे ऊपर वाला इंसान अगर मजबूत है, तो सब नीचे सब कुछ अच्छा ही मजबूत होएगा। जाहिर सी बात है। और इस वक्त जो है अमेरिकन संसद की जो है लाइव तस्वीर भी आने लगी है, जब संबोधित करेंगे अमेरिकी संसद को। मेजर शाह, आप इसे कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन पॉइंट्स के जरिए? देखिए संबोधन में हम देखेंगे कि जो मैं जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे रिश्ते जो हैं, हमारे जो और पुख्ता होने वाले हैं, और जो डील जो होंगी डिफेंस डील के अलावा, और जो ट्रेड जो भी एग्रीमेंट जो सब साइन होगा, सब बात उसके बारे में होगी, जो कॉन्फ्रेंस होंगे। और कई लोगों की नजरें गड़ी हुई हैं। आधा से ज्यादा हिंदुस्तान तो जाग रहा है इस टाइम पे, सब देख रहे हैं आपका चैनल और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की अभी क्या एड्रेस होने वाला है, क्या होने वाला है। तो ये उत्सुकता उत्सुकता बढ़ी हुई है देश विदेश में हर जगहों पे। और अमेरिका में तो खैर वहां पे तो दिन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है, तो वहां पे तो सब लोग बहुत आग लगा के कान लगा के क्यूरियसली बैठे हुए हैं कि क्या होने वाला है यहाँ पे। तो बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात नहीं। अब देखते हैं, अब आगे प्रधानमंत्री मोदी साहब अभी क्या अपने तकरीर में बोलेंगे, ये बहुत दिलचस्प रहेगा, इसलिए सब लोग जाग के इस टाइम पे सुन रहे हैं। यहाँ से आप किस तरीके से देखते हैं जो अभी से प्रिडिक्ट किया जाने लगा है? एक तरफ जो बाइडेन, एक तरफ पुतिन के साथ भी भारत का एक अपना स्टैंड, एक ग्लोबल लीडर, और पीएम मोदी का आज हमने देखा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर के तमाम अखबारों में इस तरीके से इस टूर को दिखाया जाना कि आने वाले वक्त का नौबी पीएम मोदी की। जी देखिए, जब ये जंग शुरू हुआ था 24 फरवरी 2022 में, पिछले साल, रशिया यूक्रेन का जंग, तब हिंदुस्तान ने जो रणनीति है, जो फॉरेन पॉलिसी है, वो बिल्कुल हमेशा न्यूट्रल रही है, और न्यूट्रल थी, और बड़ा अच्छा हमने कदम उठाया था। तो उस टाइम पे हमने रूस के खिलाफ में नहीं बोला हमने। और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा था उस टाइम पे कि हिंदुस्तान की जो स्टैंड है रशिया यूक्रेन वॉर पे, वो शेकी है, जो बाद में क्लैरिफाई भी हुआ जब उन्होंने बोला नहीं उनका ये मतलब कोई गलत मतलब था नहीं। और लोगों ने भी तरह तरह की बातें की थी उस टाइम पे। हिंदुस्तान को मालूम था, वो फोकस था, उनको मछली की आंख नजर आ रही थी, उनको मालूम था वो कर क्या रहे हैं। और एक तरफ वो जब रूस से सस्ता तेल ले रहे थे, तो तब भी वेस्टर्न पावर्स ने आपत्ति जताई थी थोड़ी बहुत। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है भाई, हम ये व्यापार है, तो ले तो लो वरना मत लो, सिंपल सी बात है। और हमको मालूम है हम कम कर क्या रहे हैं।
वहीं पे दूसरी तरफ जब पाकिस्तान ने भी प्रयास किया, सदी लगाए तो चोट की मार लगी उनको। तो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, और इमरान खान ने भी कहा था ये बात कि मैं दाग देता हूं हमारे पड़ोसी मुल्क को, हिंदुस्तान को, जहां पे उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। लंदन कहता है, यूके कहता है कि नहीं, हिंदुस्तान को हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनकी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। तो हम क्या है? यही सवाल उन्होंने अपने अवाम से किया था। आप क्या हो? मैं वो लफ्ज, वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। आपको पता है, पाकिस्तान को पता है कि वो क्या है। समझ गए होंगे सब लोग क्या है वो। और तो देखिए, हिंदुस्तान की जो जो पॉलिसी है हर तरीके से, तो हिंदुस्तान की जो पुतिन साहब से जो बना के रखी हुई है और जो है, क्योंकि हमारे रूस से सीधे रिश्ते हैं, कोई ऐसी लेन देन की तो कोई बात नहीं हुई कभी। और जो जो बाइडेन के साथ सब दुनिया ने देखा है जिस तरीके के रिश्ते हैं, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी साहब के उनके साथ काबिल तारीफ है। तो हिंदुस्तान, किसी के पास इतनी वो क्षमता या दम नहीं है कि हिंदुस्तान को कुछ चीज कर सके। हिंदुस्तान को जो करना है वो हिंदुस्तान अपना इंडिपेंडेंटली करेगी, क्योंकि हम आत्मनिर्भर हैं, हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, सेल्फ रिलायंट हैं, हम किसी पे निर्भर नहीं है। हाँ, किसी पे निर्भर रहो भैया तो आपको उसकी बात सुननी पड़ती है। अगर आप निर्भर नहीं हैं किसी पे, आप खुद खड़े हुए डट के शेर की तरह, आप वैसे वहां पे खड़े हो सकते हैं। बस हिंदुस्तान आज की तारीख में बिल्कुल वैसे ही डट के खड़ा हुआ है। मेजर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर शाह, इस वक्त ये कितना गौरव का क्षण है, हम ये देख पा रहे हैं कि तमाम कांग्रेसमैन सीनेट के स्पीकर खुद रिसीव कर रहे हैं, और सीनेट जो है वो जितने सीनेट के चुने हुए लोग हैं सब इस वक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पीएम मोदी का। बिल्कुल, ये घड़ी वो है जब सब इंतजार कर रहे होते हैं, और किसी भी वक्त तो लोग आए हुए हैं दूर दूर से। और लोग हिंदुस्तान में भी अभी 1:32 हुए हैं, लोग जागे हुए हैं। और फिर भी हमारे पड़ोसियों की भी बत्तियां खुली हुई हैं, ऑन है। और यहाँ पे ऑन ग्राउंड जो लोग अमेरिका में हैं, लोग आए हुए हैं बाहर मुल्कों से भी देखने के लिए। अब बिल्कुल ये इंतजार की घड़ी है। ये एक ऐसी घड़ी है जहाँ पे लोग बिल्कुल जम के बैठे हुए हैं, बिल्कुल जैसे कि एक सस्पेंस थ्रिलर होता है ना, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि ये में, और ये हमारे लीडर को सुनने को बैठे हैं। तो बात ऐसी है कि ये सुनने वाले अभी सुनेंगे, और बेधड़क तो दिल थाम के सुनेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग घड़ी है। ये एक ऐसी घड़ी है कि यहाँ पे लोग देखेंगे कि भाई क्या आगे क्या होने वाला है। कुछ पॉइंट्स वो लोग नोट करके आए हैं अपनी उम्मीदें रख के, तो वो पॉइंट्स भी टिक करेंगे, और उनकी पूरी उम्मीदें पूरी पूरे टिक होंगे 100%। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग अभी माहौल वहां पे क्रिएट हुआ हुआ है, और ये माहौल और इंटरेस्टिंग अभी होने वाला है। पर मुझे लग रहा है ये अगर आप इसे थोड़ा सा बता पाए, आप जानते हो ये थोड़ी सी देर किस वजह से हो रही है, क्योंकि तस्वीरें काफ़ी देर से आ रही हैं, स्पीकर वहाँ पर हैं, सीनेट के स्पीकर हैं, उनसे मुलाकात हो चुकी है। भाई, मैं अगर बोलूं कि अगर मैं एक मजाहिया तरीके से बात बोलूं, मजाहिया तरीके से, हाँ, तो इसको एक लाइटर नोट पे, तो मैं ये बोलूंगा, स्टार हमेशा लेट आते हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, स्टार तो है भाई, लोग देखते हैं। अब देरी किस वजह से हो रही है, अब मैं गंभीर बात कर रहा हूँ, सीरियस बात करता हूँ। देरी कई बार हो जाती है, अक्सर कुछ अनटूवर्ड या अनएक्सपेक्टेड, कुछ लास्ट मोमेंट कुछ हो जाता है। बिल्कुल, इसमें आपका बड़ा अच्छा सवाल है वैसे, कि देरी किस बात से हो रही है। तो लोगों की नजरें गड़ी हुई हैं, देख रहे हैं कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों लेट हो गया है। तो उनकी कुछ अपनी मजबूरी होंगी, कुछ वजह होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी साहब को देखते हुए तो बिल्कुल पंक्चुअल हैं, हमसे टाइम पे आते हैं, टाइम पे बहुत ही पाबंद है टाइम के, और वर्कहॉलिक हैं, ये दुनिया जानती है। तो कुछ ऐसी मजबूरियां होंगी, अभी मालूम नहीं पड़ेगा, मालूम पड़ेगा आगे, अनरिवील होगा कि भाई देरी किस बात की थी। फिलहाल जो है इस वक्त हम ये तस्वीरें यहाँ पर लाइव देख रहे हैं, लेकिन अब इन यहाँ से किस तरीके का संदेश जाता है, और क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़रें यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान की होंगी कि अब इस मुलाकात के बाद आज इस भाषण का क्या क्रक्स होगा। बिल्कुल, देखिए, चाइना और पाकिस्तान जो है वो जल जल के भस्म हो गए। अब मैं आपको एक बड़े सरल तरीके से अनालॉजी देता हूँ। भाई, पार्टी में जा रहे हैं आप सचिन भाई, और आपको दावत पे बुलाया है बड़ी अच्छी पार्टी में, आपके कोई साथ में है वो पड़ोसी, उनको नहीं बुलाया है, और आप तैयार होके जा रहे हैं बिल्कुल डगमग, और वो लोग देख रहे हैं
जलेंगे, अंदर जलने की बू आएगी, भस्म होएंगे। बस उसी तरीके से चीन और पाकिस्तान वो भी जल रहे हैं। अब पाकिस्तान ने पहले भी बोला कि भाई हमको कोई तकलीफ नहीं है अगर नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका जाते हैं, हमारे रिश्तों में दरार ना है बस अमेरिका के साथ। कौन से रिश्ते? रिश्ते कभी थे भी, हाँ, कोल्ड वॉर के जमाने में होते होंगे, अलग वो बात अलग है। अब कुछ मुझे दिखता नहीं कोई चीन और अमेरिका तो सब जानते ही हैं ताल्लुक कैसे हैं अमेरिका और पाकिस्तान के। चीन भस्म हो रहा है, जल रहा है, उसको रेफरेंस हो रहा है, बेचैन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। पता नहीं कौन सी चूरन लेनी पड़ेगी उनको आज रात को, मुझे मालूम नहीं चीन वालों को। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अब देखिए देरी हो रही है, मगर मैं आपकी दाद देता हूँ सचिन भाई, आपने जिस तरीके से आपने फोर्ट संभाला है इतनी देरी के बावजूद भी, ये बहुत कम, बहुत ही स्किल्ड एंकर ये कर सकते थे और ये काम आपने बखूबी निभाया है। तो मैं इसमें आपकी दाद देता हूँ बिल्कुल इसमें। और देर देर से आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे सचिन भाई। नहीं, जाहिर सी बात है, देर आए दुरुस्त है।